हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए, तो उसमें आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब ये टॉपिक आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास वो दो बहुत बेटर ऑप्शन है बुक्स के। एक हमारा क्वेश्चन बैंक है और दूसरा सैम्पल पेपर। ये दोनों बेटर इसलिए हैं क्योंकि ये प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है और वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल बुक्स हैं इस समय मार्केट में। तो ये आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं और हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप इस पर डायरेक्टली परचेज ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस साल डिलीट भी हुए हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से आपको नहीं करने, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें से नहीं करने। सबसे जो पहला टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो आता है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। अब डेरिवेटिव एज रेट मेजर, इसमें अंदर कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन आने के इसमें से चांसेस ना के बराबर है। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर में हम फाइंड करते हैं कि अगर एक चीज में कुछ चेंज कर रहे हैं हम, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी चीज में क्या चेंज हो रहा है। अगर हम एक्स में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वाई में क्या चेंज हो रहा है, ये हमें इसके अंदर निकालना होता है। कुछ क्वेश्चन से और करेंगे, क्योंकि फार्मूला वगैरह आपको इसमें ऐसा कुछ याद नहीं करना कि कोई फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को बस समझना है आपको, क्या चीज में क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, और किसका आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे डेरिवेटिव से। अगर y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो उसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अगर रेडियस में चेंज हो रहा है उसकी साइड के अकॉर्डिंग, साइड मान लो x है तो हम लिखेंगे डी आर बाई डी एक्स। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है पहला, कहता है ये बॉय इज blowing air into a spherical balloon and thus the radius r of the balloon is changing। कि जब एक बलून के अंदर हम हवा भरते हैं तो उसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर। तो उस रेडियस के चेंज होने से उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज हो रहा है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 2। अगर आर 2 है तो उस समय सरफेस एरिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो मेंसुरेशन के फार्मूले हैं, एरिया वॉल्यूम वगैरह, वो थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। तो सरफेस एरिया अगर हम निकालें, क्योंकि यहाँ पर बलून जो है स्फेरिकल शेप में है, तो स्फीयर का जो फार्मूला रहता है, स्फीयर का फार्मूला रहता है सरफेस एरिया का 4 पाई r स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसमें आपको चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी जैसे जैसे आप उसमें एयर ब्लो करते हैं उसकी रेडियस चेंज होती है। रेडियस चेंज होने की वजह से उसका सरफेस एरिया में भी चेंज हो रहा है। यानी हमें यहाँ पर फाइंड करना है डी ए बाई डी आर। अब डी आर का मतलब हो गया कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रखते हैं। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2r, यानी ये आ गया 8 पाई r। अब एरिया की जो यूनिट है वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा पर सेंटीमीटर। अब इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देना है आपको कि 1 सेंटीमीटर अगर हम रेडियस में चेंज कर रहे हैं तो उसके सरफेस एरिया में 8 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि आर की वैल्यू अगर 2 हो तो, अगर हम आर की जगह 2 रख देंगे तो यहाँ पर डी ए बाई डी आर निकल जाएगा हमारा। 8 पाई r था, 8 पाई इंटू में 2 तो आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। A cylindrical vessel of radius 0.5 meter is filled with oil at the rate of 0.25 pi meter cube per minute. Find the rate at which the surface area of the oil is rising. अब ये कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 0.5 मीटर। अब उसमें जब हम ऑयल डाल रहे हैं तो इस रेट से ऑयल डाल रहे हैं, 1 मिनट में 0.25 मीटर क्यूब हम उसके अंदर ऑयल को फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑयल फिल करने का मतलब है कि उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको ये लिखेंगे आप dv बाई डी टी। कितना, 0.25 मीटर, 0.25 पाई मीटर क्यूब पर मिनट। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस उसका, रेडियस आपको 0.5 मीटर दिया हुआ है। आपको बताना है कि रेट एट विच द सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल इज राइजिंग, यानी ऑयल क्या किस रेट से उसकी हाइट बढ़ रही है, यानी आपको फाइंड करना है डी एच बाई डी टी।
ये आपको फाइंड करना है। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आप पहले यूज करो। वॉल्यूम का फार्मूला हो गया आपके पास सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वेरिएबल आपको दो दिखाई दे रहे हैं, आर और एच। तो थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, ये सोचना है कि इसमें से आर या एच में से कौन सा वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपका एक ही रहना चाहिए। अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो उनको किसी एक में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा। तो पहले सोचना जरूरी है कि भैया दोनों यहाँ वेरिएबल हो सकते हैं, यानी दोनों में कुछ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। जब हम सिलिंड्रिकल वेसल की बात करेंगे तो सिलिंड्रिकल वेसल की अगर रेडियस यहाँ पर 0.5 है, तो जैसे जैसे मैं इसमें ऑयल डालूंगा तो इसकी रेडियस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे मैं ऊपर तक आ जाऊं, रेडियस तो फिर भी 0.5 रहेगी। यानी इसकी जो रेडियस है उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, ये यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। आपको इसका, ये वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आ गया डीवी बाय डी टी, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एच का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एच बाय डी टी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 पाई, आर की वैल्यू दे रखी है 0.5, डी एच बाई डी टी हमें फाइंड करना है। इस पाई से पाई कैंसिल, 0.25 इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 0.25 आ जाएगा, डी एच बाई डी टी, इससे ये कैंसिल। तो डी एच बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 1 मीटर उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। A boy of height 1 meter is walking towards a lamp post of height 5 meter at the rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय है जिसकी हाइट आपको, एक बॉय है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर, और वो क्या कर रहा है, एक लैंप पोस्ट की तरफ चल रहा है जिसकी हाइट है 5 मीटर। ये लैंप पोस्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर बॉय हो गया, ये 1 मीटर है और ये 5 मीटर। अब ये इसकी लैंप पोस्ट की तरफ मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 0.5 मीटर क्या ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को x मान के चल रहे हैं तो इस x में क्या चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसमें चेंज हो रहा है। देन फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बॉय इज डिक्रीजिंग। अब जो इसकी शेडो है, जैसे ये यहाँ पर लैंप पोस्ट है, यहाँ पर बंदा खड़ा है, तो इसकी शेडो यहाँ पर बन रही है। तो इसकी शेडो को अगर हम लेके चलें वाई, तो जैसे जैसे ये इसकी तरफ जाएगा इसकी शेडो में क्या चेंज हो रहा है, किस रेट से इसकी शेडो चेंज हो रही है, क्योंकि जितना भी आप लाइट के सोर्स के पास जाओगे आपकी जो शेडो है वो कम होती जाएगी। तो किस रेट से ये कम हो रही है ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये मान लो मैं ए बी ले लेता हूँ, ये सी डी ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ई ले लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर है। ट्राइंगल ई सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बता देना कि ए सिमिलरिटी यहाँ पर है, यानी दो एंगल बराबर है। एक एंगल तो ये है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप दो साइड आपको दे रखी है जो निकालनी है उसको आप लेके चलो। यहाँ पर साइड में ले लेता हूँ सी डी, तो यहाँ से अगर मैं सी डी लूंगा तो यहाँ से लेना पड़ेगा ए बी, नीचे से ले लेते हैं यहाँ पर ई डी, यहाँ ई डी लेंगे तो यहाँ पर आएगा ई बी। तो सी डी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1, ए बी की वैल्यू है 5, ई डी की वैल्यू है वाई, और ई बी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5y, यानी x इक्वल्स टू 4y आ गया। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई डी टी आ गया, क्या आ जाएगा 4, y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, इसको आप इधर लाओगे 0.5 अपॉन में 4, इसका डेसिमल आप हटा दोगे, 5 हो जाएगा 1/8 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसकी जो शेडो है उसमें चेंज हो रहा है।
नेक्स्ट में कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एक स्फेरिकल बैलून है, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब dv/dt कितना हो गया, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2। पीछे भी क्वेश्चन किया था हमने, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। वॉल्यूम आप लो यहाँ पर, स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r² r का हो जाएगा dr/dt। तो dv/dt की वैल्यू 3 है, इससे ये कैंसिल। 4 पाई, r की वैल्यू आपको दे रखी है 2, dr/dt हम यहाँ से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 = 4 4 16 dr/dt। dr/dt की वैल्यू आएगी 3/16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया, इसका जो रेडियस है इस रेट से चेंज हो रहा है। अब हमें निकालना है इसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई r²। तो dA/dt निकालेंगे यहाँ पर, 2 4 8 पाई r, फिर r का करेंगे dr/dt। तो 8 पाई, r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू है 2, dr/dt की वैल्यू है 3/16 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 8 2 16, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एरिया में चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अगर सिर्फ यहाँ पर रेडियस में चेंज था तो लिखा हमने खाली सेंटीमीटर। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या जो भी आपको यूनिट दे रखी है। यूनिट के भी नंबर कटते हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। का ये नहीं कि आंसर आंसर निकाल दिया सर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, पता लगा यूनिट तो आपने लिखी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लेडर 13 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लेडर है जो कि एक वॉल के साथ खड़ी कर रखी है हमने। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक लेडर हमने यहाँ पर खड़ी करी, इसकी 13 मीटर की, ठीक है, 13 मीटर की लेडर यहाँ पर है। अब ये कह रहा है आगे, द बॉटम ऑफ द लेडर, ये बॉटम है लेडर का, इसको जब हम पुल करते हैं, 13 मीटर यहाँ नहीं, 13 मीटर की तो लेडर है ना, 13 यहाँ है। अब इसका जो बॉटम है इसको जब हम पुल करते हैं, इधर हम इसको खींचते हैं, तो अगर हम ये जो डायमेंशन है इसको अगर हम एक्स ले रहे हैं तो इसमें इसको जब हम खींच रहे हैं तो इस एक्स में चेंज हो रहा है। तो किस रेट से खींच रहे हैं हम इसे, 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से खींच रहे हैं, यानी जो एक्स में चेंज हो रहा है dx/dt 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये कह रहा है कि अगर इसका फुट इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, जब ये इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, मान लो कहीं भी ले लो आप, ये अगर टोटल मान लो 5 है, उस समय इसकी हाइट जो है किस रेट से डिक्रीज कर रही होगी। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि अगर इसकी हाइट, अगर ये इसका 5 है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी। पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज करते हैं। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो हमारा रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, x² प्लस y² इक्वल्स टू में 13 का स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 5 है, यानी जब बॉटम 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो उस समय उसकी हाइट जमीन से कितनी होगी लेडर की, देन x की जगह यहाँ पर 5 रखते हैं, तो y² आ जाएगा 169 -25 यानी 144। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी जब x 5 है तो उस समय y 12 है। अब किस रेट से इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है वो हमें निकालना है, तो इसके लिए फिर से हम फर्स्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर अब डेरिवेटिव करेंगे। तो x² का आ जाएगा 2x dx/dt, y² 2y dy/dt, 13 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो, x dx/dt y dy/dt इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 5 है, dx/dt की वैल्यू 2, y की वैल्यू निकाली 12, dy/dt हमें फाइंड करना है। तो 5 2 10, 10 को उधर ले जाओ,
-10 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा -10/12 -5/6 मीटर पर सेकेंड, यानी हाइट ऑफ द लेडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5/6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर में आप ये मेंशन कर दें। उसके बाद जो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक है, इस साल ये डिलीटेड है। 2025-26 में अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो इस समय ये डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद का भी पता नहीं, तो इसके क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है जी। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में क्या होता है? इंक्रीजिंग, जैसा इसका नाम है कि फंक्शन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, जो फंक्शन है वो उसका जो एफ एक्स है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर वैल्यू घटेगी तो एफ एक्स की वैल्यू भी घटेगी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन पर एक्स की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई वैल्यू, उस जो फंक्शन है ना, जो एफ एक्स है, उसकी वैल्यू बढ़ भी रही है और आगे जाके कहीं घट भी रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बोलेंगे भैया ना तो ये इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आता है, ना ये डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आता है। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे पता लगाते हैं क्वेश्चन से? ये तो इसकी एक तरह से आप डेफिनेशन है। इस तरह का क्वेश्चन भी एक बार एमसीक्यू में पूछा गया आपसे कि भैया ये इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? तो ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा दिमाग में रख लेना कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिक्रीजिंग में क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि भाई x1 अगर x2 से छोटा है तो f(x1) भी f(x2) से छोटा आएगा। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में x1 अगर x2 से छोटा है तो f(x1) भी f(x2) से छोटा ही आएगा। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन हो रहेगा आपके पास, यहाँ पर इक्वल्स इक्वल्स टू का साइन हो रहेगा अगर फंक्शन खाली इंक्रीजिंग है। ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) f(x2) से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगर ऐसा केस होता है तो डिक्रीजिंग आ जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा? f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया कि आपको अगर डेफिनेशन पूछ ली कि व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। क्वेश्चन में हम जो इसकी एप्लीकेशन है, वो क्वेश्चन में हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए हम ये टेबल फॉलो करते हैं कि हम जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो कहेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो फंक्शन खाली इंक्रीजिंग लिखेंगे। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है तो लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और लेस देन इक्वल्स टू आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे खाली डिक्रीजिंग। बाकी इसको और ज़्यादा कंसेप्ट से आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो जो उसकी प्रॉपर वीडियो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, उसको आप देखना, ताकि आपको इसकी इन डेप्थ भी नॉलेज हो सके। अभी यहाँ पर क्योंकि वन शॉट है तो मेन मेन मेजर मेजर जो चीज़ें हैं वो कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखनी चाहिए। मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं, फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, चाहे उसका नेचर दोनों में से कुछ भी हो। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कई बार इंटरवल पूछेगा कि एक फंक्शन आपको दे रखा है, ये किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो एफ एक्स का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 4x³ अपॉन में 4 माइनस 6x² प्लस 11/2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आ गया x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब हमें इसके फैक्टर करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं जहां से हमारा फंक्शन जो है वो टर्न होना स्टार्ट करता है। तो उसके लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। अब इस तरह का फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो कई तरीके आपके पास हैं। क्या क्या तरीके हैं कि आप, सबसे पहला जो तरीका होता है उसमें तो ये देखो, पहले दो में कॉमन निकालो और अगले दो में कॉमन निकालो। अगर सेम टर्म ब्रैकेट में आती है तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे छोटा तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक्स को कॉमन निकालोगे तो अंदर x माइनस 6 बचेगा और यहाँ से खाली 1 कॉमन आएगा तो 11x माइनस 6 बचेगा। यानी वो तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो दूसरा तरीका क्या आप यूज़ करो? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपको एक्स की कोई ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ती है
तो इसके अंदर हम डालें तो ये सारा का सारा एफ डैश एक्स जो है हमारा वो जीरो हो जाए। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप हो सकता है कि आपने एक वैल्यू डाली उससे जीरो ना आया हो, तो अगली वैल्यू डाल के देखो। जो आपने वैल्यू डाल के देखी है वो गलत नहीं है, वो इन प्रोसेस है एक तरह से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर जीरो डाल के देखूँ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर ये सिक्स बचेगा माइनस का, यानी जीरो नहीं हो रहा। तो मेरा जीरो डालना वैल्यू को यहाँ पर एक तरह से मतलब टाइम वेस्ट भी है। अगर मुझे पता है कि जीरो पुट करने से जीरो नहीं आएगा तो मैं क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो मैं कोई और वैल्यू सोचता हूँ। आप वर्बली भी सोच सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर वन पुट करूँ तो ये हो जाएगा वन का क्यूब, सिक्स इंटू वन का स्क्वायर, 11 इंटू वन माइनस सिक्स। ये वन हो जाएगा, ये 11 आएगा, 12 ये आएगा माइनस 12। तो इससे मुझे पता है कि जब जीरो आ रहा है तो मैं सीधा वन से स्टार्ट करूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैंने सोचा कई बार वो ठीक ही हो। जहाँ वर्बली कैलकुलेशन पॉसिबल है कर लो, जहाँ नहीं है तो वहाँ पर हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। मतलब एक वैल्यू गलत हुई तो दूसरी वैल्यू हम फिर यूज करेंगे। वन टू या माइनस वन माइनस टू नॉर्मली इन्हीं से ही निकल जाता है। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई वन, उसको पुट करने से ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। अगर आपने वैल्यू वन पुट करी है तो फैक्टर बनेगा माइनस वन। अगर माइनस वन पुट किया होता तो फैक्टर बनता x प्लस वन। ठीक है, अब इसके बाकी के दो फैक्टर और निकाल। तो उसके लिए मैं आपको एक वैदिक मेथड का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि हमें आप यहाँ पर ना अब ये नहीं कि आप इससे डिवीजन करो, x माइनस वन से इसको डिवाइड करो फिर इसके फैक्टर निकालो, वो सारा प्रोसेस हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो छोटी क्लासेस में हम करते थे, नाइन टेंथ में अगर आपने ध्यान हो किस तरह के क्वेश्चन हम करते थे। अब यहाँ पर सीधा आपको फैक्टर पता होने चाहिए। वो कैसे आप पता लगा सकते हो वैदिक मेथड से, हमने जो वैल्यू पुट करी थी वो वाली वैल्यू यहाँ लिखो वन। ठीक है, उसके बाद जो हमें जिसको डिवाइड करना है उसके कोफिशिएंट लिखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वन, फिर माइनस सिक्स, फिर प्लस 11, फिर माइनस सिक्स। ठीक है, लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर का काम करेगी। कैसे आपको लिखना है यहाँ पर, सबसे पहली वाली वैल्यू तो आपको सेम उतार देनी है वन। इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करोगे वन आ जाएगा। माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव हो गया। माइनस फाइव को वन से मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव। 11 माइनस फाइव सिक्स आ गया। सिक्स इंटू वन सिक्स, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो यहाँ से ये आपका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर आपने जब डिवाइड किया था तो एक्स की हाईएस्ट पावर थी थ्री, तो यहाँ पर एक पावर डिक्रीज कर देना आपको। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस में सिक्स। यानी इससे अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो वो आपका क्वोशंट आएगा। तो एफ डैश एक्स में हमारे पास तीन फैक्टर बन गए, कौन कौन से। एक तो एक्स माइनस वन बना, एक अभी हमारा ये बना है, इसको दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हो गया एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू। तो ये तीन फैक्टर हमारे पास आ गए। अब एफ डैश एक्स को पुट करो जीरो, उससे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से निकालोगे तो वन आएगी, यहाँ से निकालोगे थ्री आएगी, यहाँ से निकालोगे टू आएगी। नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वन टू और थ्री, ये वैल्यू रखी। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि किस इंटरवल पर ये पॉजिटिव है और किस पर नेगेटिव है। तो इसके लिए जो हमारी डिटेल वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको एक इसका शॉर्टकट तरीका बताया मेथड ऑफ इंटरवल का, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड भी आपको अच्छी तरह पूरी तरह समझना है तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट आपको देखना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना, पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव ही आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से बिना अपना टाइम वेस्ट करे आप ये फटाफट पता लगा सकते हो कि आपका जो साइन आएगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। अब ये जहां जहां पूछ रहा था आपसे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ पर आ गया, इस पर आ जाएगा और इस पर आएगा, यानी वन टू टू और यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहाँ होगा, वन टू टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। अब आप ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया या इंक्रीजिंग पूछा गया। अगर खाली इंक्रीजिंग पूछा गया है तो यहाँ पर लगाना आप क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन रहता है। अगर यहाँ पूछा गया होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये वन टू ओपन इंटरवल लगाएंगे, यहाँ भी ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख।
अगर आपके पास कोई छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, आपसे पूछ लिया इंक्रीजिंग, उसमें ऑप्शन ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो आप इस पे टिक कर दें। अगर दोनों दे रखे हैं तो स्ट्रिक्टली में ये वाला टिक होगा, इंक्रीजिंग में ये वाला टिक होगा। ठीक है। ऐसे डिक्रीजिंग करेंगे तो डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू वन, और टू टू थ्री। तो सेम चीज यहाँ भी ध्यान रखेंगे, अगर डिक्रीजिंग पूछा गया है आपसे, डिक्रीजिंग पूछा गया है तो माइनस इन्फिनिटी टू वन, यूनियन टू टू थ्री। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा गया है तो लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी टू वन, यूनियन टू टू थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर कहता था कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन एज 2x इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन में x प्लस टू प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एज द आउटपुट x इंक्रीजेस। तो यहाँ पर आपको जो कॉस्ट फंक्शन है ये दिया हुआ है, ये 2x है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई नहीं, 2x इंटू में x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, इसका कंसेप्ट अभी आगे जाके और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देना। जो भी कॉस्ट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव कर दो, तो उससे आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन ही है, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये इंटू में रहेगा ऐसे ही, फिर प्लस का साइन, अब 2x एज इट इज, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर ये रैशनल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, एक्स प्लस टू एज इट इज, माइनस एक्स प्लस थ्री एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये आ गया प्लस टू। इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं, या ये टू जो है कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, अंदर बच गया आपके पास यहाँ पर x, इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, x प्लस टू माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। टू का डेरिवेटिव, ये तो जीरो हो जाना चाहिए था, ये तो जीरो हो गया, यहाँ से ये कैंसिल, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, इधर से आएगा माइनस वन इंटू एक्स, यानी माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस टू से इसको डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस टू बचेगा एक, एक्स प्लस टू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में पाँच माइनस एक, चार एक्स प्लस सिक्स अपॉन में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। कैसे पैटर्न बनता है, जो आपके पास ये मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है, इसमें ये टू तो कांस्टेंट बाहर निकाल ही दिया हमने, ये वाली जो टर्म है इसमें सिक्स को ना ब्रेक करके लिखो। कैसे, आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और सिक्स एक्स को लिख दो प्लस फोर प्लस टू। उसका रीजन क्या रहेगा कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर एक्स का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, टू ए भी करोगे फोर एक्स आ जाएगा, टू का स्क्वायर करोगे तो ये फोर आ जाएगा। यानी इस वाले पोर्शन को आपको अलग करना है, बाकी जो बचेगा उसको अलग कर देना है। ये हो गया एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस में टू, और जो डिनोमिनेटर है इसको आप इसके साथ अलग कर देना और इसके साथ अलग कर देना। ठीक है, दोनों के साथ आप इसको अलग अलग करके लिख देना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टू इंटू में वन प्लस में टू अपॉन एक्स प्लस टू का
होल स्क्वायर। अब ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब हमें ये बताना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स मतलब डिक्रीज होना एज आउटपुट एक्स इंक्रीज। जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब फंक्शन ये डिक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव दिखाना होगा कि इसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, वन का जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन टू लगाएंगे, टू का जीरो, एक्स प्लस टू का स्क्वायर एज इट इज माइनस टू एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू आगे आ जाएगा और आगे रह जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का पावर फोर। ये जीरो यहाँ से आ जाएगा माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस टू की पावर फोर। इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर आ जाएगी थ्री। तो आंसर आया माइनस एट एक्स प्लस टू का क्यूब। तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस की वजह से लेस देन जीरो आ रही है, मतलब फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एज एक्स इंक्रीज। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए पहले तो मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, डिटेल में तो आपको डिटेल वीडियो में समझा ही रखा है। जब आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते हो तो आपके पास जैसे ये हमने एक फंक्शन बनाया, मतलब एक हमने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ये मान लो इस तरह से ग्राफ मूव कर रहा है हमारा, इस तरीके से। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर फंक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा, और कई सारे पॉइंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू मैक्सिमम अटेन करता है फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पर हो गया, 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 यहाँ पर हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट होंगे जहाँ पर फंक्शन एक मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है फिर वहां से नीचे आना स्टार्ट होता है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, या जिस वैल्यू पर ये निकल रहे हैं उस वैल्यू को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, जो वैल्यू इनकी निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और ये जिस वैल्यू पर आ रहे हैं जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे ये सारी जो वैल्यू है इनको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यूज बोलेंगे। अब इसमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें दिखाई दे रही है इसमें, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो जब आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाएगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी एक ही निकलेगी, जो भी निकलेगी वो एक वैल्यू निकलेगी। लेकिन जब लोकल वैल्यूज की बात आएगी तो लोकल वैल्यूज आपकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी लोकल में आ जाएगी, ये भी है, ये भी है, और ये सारी इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। सेम ऐसी मिनिमम वैल्यूज पे देखेंगे, जो मिनिमम वैल्यूज आप देख रहे हो यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्स की इस वैल्यू पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। तो ये ब्लू कलर में जो सारी हैं ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू, और इनमें से भी जो सबसे मिनिमम है, ये वाली वैल्यू सबसे मिनिमम है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी, किसी भी फंक्शन के अंदर जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो एक ही आएगी, या तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट या फिर मैक्सिमम मिनिमम। मतलब मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होंगी, ऐसे मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन जब लोकल वैल्यूज़ की बात आएगी तो वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन, चार, पाँच, छः, जितनी मर्जी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। अब इन वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सीखते हैं जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करके वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, जैसे अभी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकाले थे। जो भी वैल्यू एक्स की आएंगी आपकी सारी, ये हमने रिपीट कर दिया पॉइंट, जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू हम एफ एक्स में रख के चेक करेंगे
कि कौन कौन सी वैल्यू पर ये मैक्सिमम आ रहा है और कौन कौन सी वैल्यू, जो जितनी भी वैल्यूज़ है मतलब सारी वैल्यू रख के देखेंगे और फिर सारी वैल्यूज़ में देखेंगे कि कौन से भाई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है उसको तो रखेंगे रखेंगे, लेकिन साथ में आपको क्लोज इंटरवल दे रखा होगा, उन सारी वैल्यूज़ को भी देखेंगे कि भाई इनसे आपकी वैल्यू क्या आ रही है। एफ ए भी निकालेंगे, एफ बी भी निकालेंगे, और मान लो मैं यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे उनको सी कंसिडर कर लेता हूँ, और एफ सी भी निकालेंगे। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद फिर हम देखेंगे इनमें से जो सबसे हाईएस्ट है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो इनमें सबसे लोएस्ट है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं फिर लोकल पे चलते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन है आपके पास एक्स क्यूब 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 18x+1। क्लोज इंटरवल दे रखा है आपको -4 और 6, मतलब उन दो पर तो निकालनी है, बाकी क्रिटिकल पॉइंट और निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, 3x², यहाँ लाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा -18, 3 कॉमन निकाल दो, इसके फैक्टर करो, x-3 और x+2। तो जब आप इसको पुट करोगे एफ डैश एक्स को 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो अब आपके पास वैल्यू है 3 भी है, आपके पास -2 भी है, और जो इंटरवल में दे रखा है -4 है और f6 है। इन सारी वैल्यूज़ को आपको fx में रख के चेक करना है कि उनसे आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले f3 रखते हैं, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 18 × 3 + 1। इसको सिंप्लीफाई करो, 27, 27 3 जा और 9 3 जा 27/2, 18 3 जा 54 + 1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 27/2 ही बचेगा, और इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो ये -53 हो गया। एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, 2 पंजे 10, 16 में से 7 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 2 से डिवाइड कर लो, -39.5, ये वैल्यू इससे आ गई। f-2 रखते हैं, -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 + 1, ये -8 आ जाएगा। यहाँ से ये 4 आएगा, 4 से कैंसिल 2 पे, 2 3 जा 6, इधर से 54 + 1, तो -14 + 55, ये आ जाएगा 41। f-4, -4 का क्यूब आ जाएगा -64, जब 16/2 करेंगे 8 आएगा, 8 3 जा 24, ये माइनस है, और 18 4 जा 72 + 1, -4 4 8, 6 और 2 8, +73, 13 में से 8 5, 6 में से 4, 8 में से 3 गए 5, -5 आ गई। फिर f6 निकालते हैं, 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 6 + 1, 6 का क्यूब करोगे 216, यहाँ 36, 36 का हाफ करोगे 18, 18 3 54, और 108 + 1, प्लस वाली टर्म 217, माइनस 8 4 12, 5 और 1 6, 7 में से 2 गए 5, 11 में से 6 गए 5। अब ये सारी वैल्यूज आई हैं, इनमें से देख लो जो सबसे हाईएस्ट है 55 है, 55 हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -39.5। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ भी वही फाइंड करना है आपको। तो अब यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको डेरिवेटिव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए
या स्क्वायर में आपको क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर क्योंकि मॉड वैल्यू दे रखी है, जो मॉड वैल्यू होती है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, तो उसमें चाहे आप नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। यानी जो मॉड एक्स है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो रहेगा, नेगेटिव वैल्यू इसकी कभी नहीं आएगी। अगर इसके अंदर हम थ्री को ऐड कर दें तो यहाँ भी थ्री को ऐड कर देंगे, तो ये तो आपका एफ एक्स आ गया, ये थ्री आ गया। तो एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो या तो थ्री आएगी या थ्री से बड़ी आएगी। अब थ्री से बड़ी कहाँ तक आएगी हमें नहीं पता, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो आप लिखोगे भाई मिनिमम वैल्यू इसकी थ्री आ गई, और देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं। ऐसे जब आपके पास ऐसे स्क्वायर फंक्शन आएगा तो स्क्वायर फंक्शन के अंदर आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव की बजाय इसको भी आप सीधे ही कर सकते हो, इस फंक्शन को स्क्वायर में कन्वर्ट करो, इसको लिख लो आप थ्री एक्स, और यहाँ पर आप ऐसी टर्म लिखो कि इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये वाली टर्म बने, क्योंकि जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसमें टू ए बी आता है, टू ए बी का मतलब टू ए बी तीनों का मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर मुझे पता है कि भाई टू थ्री जा सिक्स हो गया, यहाँ पर मैं टू लिखता हूँ तो सिक्स टू जा 12 बन जाएगा, तो ये बनाएगा आपका थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक अभी थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, आपने इसका स्क्वायर किया ये आ गया, आपने टू ए बी किया 12 आ गया, अगर आप टू का स्क्वायर कर रहे हो तो फोर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो टू है, तो आपने यहाँ पर टू एक्स्ट्रा लिख दिया है, उस टू को आप बैलेंस कर दो माइनस टू करके। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बन गया स्क्वायर फंक्शन, तो जैसे मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है ऐसे स्क्वायर फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो थ्री एक्स प्लस टू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आएगा। इसमें अगर आप माइनस टू करते हो तो यहाँ भी माइनस टू करेंगे, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस टू आ गई, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस टू होगी, बट देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, इसके लिए आपको डेरिवेटिव वगैरह करने की जरूरत नहीं। फिर आता है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए दो तरीके के टेस्ट आपको दिए गए, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है, ठीक है, तो पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि आपने पहले जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं हमारे यहाँ, कि डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव पुट करके जीरो के बराबर हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की, उन वैल्यू को नाम दे दिया हमने सी, ठीक। अब उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकालकर जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है सी, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपके पास तीन केस अराइज होंगे कि सेकंड डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, या लेस देन जीरो आएगा, या इक्वल्स टू जीरो आएगा। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम कहते हैं कि भाई जिस जो वैल्यू हमने पुट करी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, यानी उससे हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये लेस देन जीरो आता है तो हम कहेंगे भाई जो वैल्यू हमने पुट करी है वो लोकल मैक्सिमा है, उसको अगर हम एफ एक्स में पुट करेंगे तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो हम थर्ड डेरिवेटिव और निकालेंगे, अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि भाई ये पॉइंट ये जो है ये पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, थोड़ा सा यहाँ छुप रहा है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, मतलब देर इज नो मैक्सिमा और नो मिनिमा, इस पॉइंट पर ना तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी ना मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल होगी, ठीक है। ये होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, पहला स्टेप सेम ही रहेगा, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उस एक्स की वैल्यू में कुछ हम प्लस करके देखेंगे थोड़ा सा, और हम माइनस करके देखेंगे, ठीक है, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन एक्स स्लाइटली लेस देन एक्स। अगर हमने एक्स की वैल्यू में थोड़ा सा बढ़ाया, जैसे सपोज एक्स की वैल्यू वन आ गई, अगर हमने वन से थोड़ा सा बढ़ाकर वैल्यू पुट करी 1.1, और उसको पुट करने से एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, और जब हम वैल्यू को कम करके पुट करेंगे जैसे 0.9, उससे एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, तो इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। यानी वैल्यू बढ़ाने पर ग्रेटर देन जीरो आ रही है और वैल्यू घटाने पर लेस देन जीरो आ रही है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। ऐसे ही अगर हम उसका उल्टा हो रहा हो कि आपने एक्स की वैल्यू को तो बढ़ाया लेकिन एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई,
और आपने जब वैल्यू को घटाया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई। यानी ये जो रिवर्स प्रोसेस जब होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कुछ कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि आप वैल्यू को कम करो या ज़्यादा करो, यानी आपने एफ डैश एक्स की वैल्यू जो निकालनी थी आपने वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1.1 और एक बार 0.9, लेकिन दोनों करने से एफ डैश एक्स में या तो दोनों की दोनों वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है या दोनों की दोनों वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है। तो उस केस को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा। ठीक है, थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, करने में भी कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए बेटर है कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो करो। फिर भी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए इसका जो डिटेल्ड वीडियो है उसको ज़रूर आप एक बार देख लो, ताकि कुछ क्वेश्चन अगर आपको करने भी पड़ जाए तो आप इससे कर सको। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें वही आपको पॉइंट फाइंड करने, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और फिर उनकी वैल्यू भी निकालनी है, दोनों काम करने हैं। तो पहले हमने डेरिवेटिव किया, 4x³ 24x² 44x - 24, 4 यहाँ से कॉमन निकाल लो, x³ -6x² 11x - 4 6। तो ये पीछे हमने क्वेश्चन किया था, लगभग ये मेरे ख्याल सेम ही इक्वेशन बन गई, x³ -6x² 11x - 6। चेक कर लेते हैं, उसी के वही फैक्टर बनेंगे जो हमने पीछे बनाए थे। तो चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो। x³ -6x² 11x - 6। तो जैसे यहाँ इसके फैक्टर निकालें वैसे ही आप फैक्टर निकालोगे, एक फैक्टर आ रहा है 1, एक 2 और एक 3। ठीक है, तो मैं अभी उस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि सेम ही क्वेश्चन बन रहा है। तो एफ डैश एक्स में हमारे पास तीन फैक्टर बनेंगे, एक x-1, एक x-2 और एक x-3। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे जब हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव पहले निकाल लो कितना आ रहा है, इसका डेरिवेटिव कर दो, यह आ जाएगा 12x² -48x + 44। 4 कॉमन निकाल दो, 3x² माइनस 16 12 चौक 48 और ये आ जाएगा 11। इसके फैक्टर बन सकते हो तो फैक्टर बना लो, क्योंकि हमें साइन पता करना है, आसान हो जाएगा थोड़ा। 11 3 33, 33 के फैक्टर तो और तो कुछ बनेंगे नहीं, यही बनेंगे, 4 × 12x², 24 × 48x और 44। फैक्टर इसके नहीं बन फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ये 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 12 इंटू 1 + 11। तो ये आ गया आपके पास 11 और 3 14, 14 - 12, 2 आ गया, 2 4 जा 8, 8 आया, ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, इस वैल्यू को आपको पुट करना है क्वेश्चन। 1⁴, 8 इंटू में 1 का स्क्वायर, 22 इंटू 1 का स्क्वायर, 24 इंटू 1 + 1, 1 -8, 22 -24 + 1। इधर से ये -2 हो गया और -8 -10, -10 और +2 -8, यानी 1 पर वैल्यू पर हमारी आ रही है लोकल मिनिमम वैल्यू -8। अब दूसरी वाली वैल्यू उसको पुट करो, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो 2। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका ये है 4 इंटू में 3, 2 का स्क्वायर, 12 इंटू 2 + 11, आ जाएगा 4 3 जा 12 -24 + 11। तो 11 और 12 23, 23 - 24 -1, यानी -4 आ रहा है। तो -4 आ रहा है, यानी ये भी आपका पॉइंट ऑफ लोकल, ये तो लेस देन जीरो आ गया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया।
इससे जो वैल्यू मिलेगी आपको वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, एफ एक्स में पुट करके 2 का पावर 4, 8 इंटू 2 क्यूब, 22 इंटू 2 स्क्वायर, 24 इंटू 2 + 1, 16, 8 8 = 64, 4 22 88 हो गया, ये 48 + 1, 88 - 48, 40 बच गया। और 64 में से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -24, -24 प्लस में 17 तो आ जाएगा -7। ये आ गई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था हमारा 3, आ जाएगा 9 3 = 27, 12 3 = 36 और 11, 16 में 7 गए 9, यानी -9 + 11 2 आ गया, 2 चौक 8, ग्रेटर देन 0 आ गई। तो x = 3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो दो यहाँ पर लोकल मिनिमम पॉइंट आ गए। इस पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर पुट करो 3 की पावर 4, 8 इंटू 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 3 + 1, 3 की पावर 4 हो गया 81, ये 27 इंटू 8, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, प्लस ये 9 आ गया, 9 दूनी 18 और 1 19, -72 + 1। तो जो प्लस वाली वैल्यू है, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 9 और 8 9 9 18 हो गया सीधा, 1 और 1 2, 280, माइनस 6 और 2 8, 7 और 1 8 और 2, -8। तो इसकी दो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसमें कह रहा है यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। इसमें मैंने सेकंड डेरिवेटिव आपको इसमें समझा दिया है, उसमें मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको समझा देता हूँ, ताकि फर्स्ट डेरिवेटिव आपको कैसे यूज़ करना है, सेकंड डेरिवेटिव तो ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में भी। तो पहले सबसे पहला काम तो वही, स्टार्टिंग वाला तो सेम ही रहेगा दोनों में ही। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, 4x² बचेगा, ये 12x आ गया, ये 8 आ गया, 4 कॉमन निकाल दो, x² प्लस में 3x प्लस में 2, फैक्टर करेंगे, एक x + 1 आ जाएगा और एक x + 2 आ जाएगा, पुट करोगे 0 तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी और -2 आ जाएगी। ठीक है, दो हमारे पास पॉइंट आ गए। अब चेक करना है कि किस पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा। मैं इसमें सेकंड की जगह आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया इसमें आपको कि भाई जो x की वैल्यू आ रही है उसमें से एक बार आपको वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो -1 में अगर मैं कुछ इंक्रीज करूंगा तो -0.9 ले लेता हूँ, और एक बार इसको डिक्रीज करना है तो ये आ जाएगा -1.1। अब इन वैल्यूज़ को आप एफ डैश एक्स में डाल के देखो, एफ डैश एक्स आपका ये है। अब देखो -0.9 को मैं यहाँ पर डालता हूँ, -0.9 + 1 तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर -0.9 प्लस में 2 ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो यहाँ पर वैल्यू को मैंने इंक्रीज करा तो ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ठीक है, अब -1.1 डालते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास -1.1 प्लस में 1 यानी माइनस में आएगा ये, और यहाँ पर ये प्लस में आएगा। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। तो ये लेस देन 0 आ रहा है। तो वैल्यू को जब हमने इंक्रीज करा तो ग्रेटर देन हो गया, डिक्रीज किया तो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया x = -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमम वैल्यू, वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पुट करना है -1 को, 4/3 -1 का क्यूब, 6 × -1 का स्क्वायर, 8 × -1 + 7, -4/3 +6
-8 + 7, 7 6 13, 13 में से 8 गए 5, 5 से 15, 15 में से 4 गए 11, तो ये आ जाएगा 11/3। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है -2, उसमें आप एक वैल्यू को इंक्रीज करो तो -1.9 हो जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो -2.1 आएगा। अब इस -1.9 को आप एफ डैश एक्स में डालो, यहाँ पर डालो, देखो -1.9 + 1 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर -1.9 + में 2 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली ब्रैकेट नेगेटिव आ रही है, अगली ब्रैकेट पॉजिटिव आ रही है, यानी <0 हो गया। -2.1 को यहाँ पर डाल लो या यहाँ पर डाल लो, दोनों में नेगेटिव ही आएगा, तो ये <0। तो वैल्यू को जब आपने यहाँ पर इंक्रीज करा तो <0 हो गया, डिक्रीज किया तो <0 हो गया, मतलब रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर पुट करो, 4/3 -2 का क्यूब, 6 इंटू -2 का स्क्वायर, 8 इंटू -2 + 7, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, 8 4 जा 32, ये प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24, 8 4 2 जा 16 + 7, तो 24 में से 16 गए, बचे 8, 8 और 7 15, ये हो जाएगा -32 45/3 13/3, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लोकल मैक्सिमम। इसमें कह रहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर ये लगा दिया तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कोई वैल्यू निकले ही ना, तो वो पता कैसे चलेगा? डेरिवेटिव करो, सारा समस्याओं का हल डेरिवेटिव। 3 कॉमन निकालो, अब +1 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे -2 आ जाए, ठीक है, +1 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे -2 आ जाए आपके पास। नहीं आ जाएगा ना, x-1 x-1, ठीक है, x-1 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको पुट कर लो, x-1 का स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, 3, और ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, x-1, 6 इंटू x-1, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, 0 आ गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो हम थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 6, x-1 का तो हो जाएगा 1, तो ये 6 आ गया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, यानी देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट है, इस बार जो सिलेबस हमें दिया है उस सिलेबस में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन है उसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसमें से आपको यूज़ करनी है कॉस्ट, रेवेन्यू या प्रॉफिट, ये वाली प्रॉब्लम डील करनी है। यानी एक्सरसाइज 6.7 में जो इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें स्फीयर आ रहा है, कोन आ रहा है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं करने, ठीक है। जो उसके बाद की एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो क्वेश्चन है वो करेंगे, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सिंपल, मतलब या तो नंबर्स वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन मतलब मिनिमम उसकी डायमेंशन कितनी होगी प्रिंटेड पेज की, ये वाला क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो।
इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट इस बार के उसमें है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बार सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिया है सीबीएसई ने कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है वो ना आकर वैसी प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कॉस्ट फंक्शन हो गया या रेवेन्यू फंक्शन हो गया या प्रॉफिट फंक्शन हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके अंदर आएंगी, ना कि वॉल्यूम वाले जो 6.7 में क्वेश्चन दे रखे ना, वॉल्यूम जहाँ पर निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस एरिया या फिर रेडियस वेडियस, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो नहीं करने। मतलब मेंसुरेशन रिलेटेड क्वेश्चन ना करके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जिसमें प्रॉफिट कॉस्ट रेवेन्यू वगैरह होता है, वो सारे क्वेश्चन आने। ठीक है, उसके लिए पहले हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन का ये कर लेते हैं एक बार पहले कंसेप्ट। उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज आपकी 6.8 9 10 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, स्पेशली 6.10 में। तो मैक्सिमम मिनिमा से उस टाइप के क्वेश्चंस करो, या 6.7 से क्वेश्चन करने हैं तो नंबर्स वाले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई मिनिमम कॉस्ट आपको निकालनी हो या मैक्सिमम कॉस्ट निकालनी हो, इस तरह के क्वेश्चन अगर हैं तो वो उसमें से कर लेना बस, बाकी करने की उसमें ज़रूरत नहीं। तो कॉस्ट फंक्शन आपको पता है, कॉस्ट फंक्शन के अंदर दो कॉस्ट तरह की कॉस्ट होती है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास एक टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाता है। एवरेज कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को आप एक्स से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, डिमांड फंक्शन दो तरीके से आपको दे सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू एफ पी या पी इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पर जो पी है, पी के अकॉर्डिंग एक्स बनेगा। पी मतलब यहाँ पर प्राइस ऑफ ईच यूनिट, तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर एक्स के अकॉर्डिंग प्राइस की वैल्यू है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आपको डिमांड फंक्शन दे सकता है। रेवेन्यू फंक्शन अगर आपको बनाना है तो एक्स को पी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को प्राइस ऑफ ईच यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू को आप एक्स से डिवाइड करोगे, रेवेन्यू मतलब पी एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे तो पी बचेगा। तो आप ये कह सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस पर यूनिट के बराबर ही होता है। प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो जो पैसा आपने लगाया था और जो पैसा आपने कमाया उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यानी रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपके पास जो बचेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को आप माइनस कर दो। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका जो पैसा आपने लगाया था बिजनेस में वो रिकवर हो जाता है, यानी प्रॉफिट वहां पर जीरो होगा। या आप ये कह सकते हो कि जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल चाहे आपको कॉस्ट निकालनी है, चाहे एवरेज निकालना है, चाहे रेवेन्यू निकालना है, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मार्जिनल जिस वर्ड के आगे लगा हुआ है आपको उसका डेरिवेटिव कर देना। जब ये मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है तो कॉस्ट का डेरिवेटिव, जब कह रहा है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, जब कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन होता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में, ये भी याद कर लेना, ये एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आया था, ये फार्मूला है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके किस तरह के हो गए, जैसे ये कहता है कि कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट इन ए ईयर एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, also the company spent fixed cost of rupees this on a commission and rent, then find the total cost function। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको पता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बनता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट उसने दे रखी है आपको 15,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब कहता है पी द प्राइस पर यूनिट इज गिवन बाय दिस, पी की वैल्यू आपको ये दे रखी है 3 - x, तो फाइंड इट्स रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन आपको क्या करना है, एक्स की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ था इन टर्म ऑफ पी तो ठीक है, अदरवाइज आप एक्स की टर्म्स में निकालेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन होता है हमारा पी इंटू एक्स, यानी 3 - x इंटू एक्स, ये बन जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कहता है प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन में क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ये रेवेन्यू आ गया, इसमें से कॉस्ट को माइनस करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1500
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 1500। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट इसमें नहीं निकालना है, इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो निकलेगा नहीं। अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं। द कंपनी प्रोड्यूसेस ए सर्टेन कमोडिटी विद रुपीज 24,000 फिक्स कॉस्ट होगी। द वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर यूनिट। तो आप पहले रेवेन्यू ही बना लो, रेवेन्यू हो जाएगा 8x। ठीक है, अब कह रहा है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इसका 25% है, 8x का 25%, 25 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपके पास 2x। अब यहाँ पर आप बनाओ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आ गई 2x, फिक्स कॉस्ट है 24,000। फिर उसके बाद रेवेन्यू फंक्शन हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं 8x। ब्रेक इवन के लिए या तो प्रॉफिट निकालो या सीधा आप बताओ कि रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल है। रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, 8x इक्वल्स टू 2x प्लस में 24,000। इसको लाओगे 6x, 24,000, x की वैल्यू आ जाएगी 4,000। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होगा 4,000। A toy manufacturing firm assess its variable cost to be x times the sum of 30 and x। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पर? वेरिएबल कॉस्ट क्या है? x टाइम्स द सम ऑफ 30 एंड x, यानी x टाइम्स द सम ऑफ 30 एंड x, यानी 30x प्लस x², ये वेरिएबल कॉस्ट है। आल्सो द कॉस्ट इनकर्ड ऑन स्टोरेज इज 1500, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट हो गई 1500। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 टॉयज आर प्रोड्यूस्ड। तो आपको पहले निकालना है यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन, दोनों को ऐड कर दो, 30x प्लस x² प्लस में 1500। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, 30 प्लस में 2x। अब कहता है कि अगर x 20 है, x अगर 20 है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी बनेगी? 30 प्लस 2 इंटू में 20, 40 और 30 आ जाएगा 70। द प्राइस पर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस बाय कंपनी इज गिवन बाय दिस, वो आपको P दे दिया, एंड x इज द क्वांटिटी डिमांडेड। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन R। रेवेन्यू फंक्शन निकालना है आपको। रेवेन्यू होता है P इंटू में x। P की वैल्यू दे रखी है 30 माइनस 2x, इंटू में कर देंगे x, यानी हो गया 30x माइनस 2x²। ठीक है, और द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव कर देना है रेवेन्यू का, तो आ जाएगा 30 माइनस 4x। अब कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू 5 देन मार्जिनल रेवेन्यू 30 माइनस 4 इंटू में 5, यानी 30 माइनस 20 आ जाएगा आपके पास 10। एवरेज कॉस्ट फंक्शन एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट ऑफ गिवन बाय दिस, ये एवरेज कॉस्ट है। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। अब यहाँ पर देखो एवरेज कॉस्ट आपको दे दी है इसने, इससे आपको कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज कॉस्ट हम निकालते थे कॉस्ट को x से डिवाइड करके। अब एवरेज कॉस्ट दे रखी है तो आप एवरेज कॉस्ट को x से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा x इंटू एवरेज कॉस्ट। उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 11x प्लस में 50। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के लिए इसका डेरिवेटिव कर दो 4x माइनस 11। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। रेंज ऑफ आउटपुट मतलब आपसे इंटरवल पूछ रहा है कि जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग होगा तो एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट ये हमारा एज ए क्वेश्चन यूज करेंगे हम सेकंड पार्ट में। एवरेज कॉस्ट कहाँ पर इंक्रीजिंग है ये हमें बताना है।
उसके लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। 2, इसका 0 हो जाएगा, इसका 50/x², इसको पुट करते हैं 0। 2 इक्वल्स टू 50/x², तो x² की वैल्यू होगी 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-5। इंटरवल आ गया आपका -∞ टू -5, +5 और इन्फिनिटी। अब इसमें ध्यान रखना है कि आप ये जो नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है वो नहीं है, ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट। इसमें क्या होगा कि आप जो आउटपुट होता है, जो आप प्रोडक्शन करते हो, वो हमेशा पॉजिटिव करोगे। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी इसमें हमेशा पॉजिटिव आएगी, या फिर जीरो हो सकती है कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये जो -∞ से -5 है, ये इंटरवल तो वैलिड ही नहीं है, और -5 से 5 भी पूरा वैलिड नहीं है। -5 से लेकर जीरो तक की वैल्यू वैलिड नहीं। तो आपको इस इंटरवल पर देखना पड़ेगा कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, जो डेरिवेटिव है, ये है। ठीक है, इसमें आप यहाँ से 0 से 5 के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देख लो कि ये फंक्शन नेगेटिव तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करके देखोगे एट 0, 5। 0, 5 पे अगर हम यहाँ पर रखते हैं, 0, 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो आपने 4 ले ली वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 50/16। तो 50/16, 16 से इसको डिवाइड करोगे तो -3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 में से -3 पॉइंट समथिंग करेंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो f'(x) इस पॉइंट पर आपका नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव आ रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग है। हमसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग। तो जो अगला इंटरवल है 5 टू इन्फिनिटी, इसमें हमने कोई वैल्यू ले ली, इस इंटरवल के बीच में मान लो 6 ले ली, तो 6 को आप यहाँ पर रखोगे तो 50/36, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 2 में से 1 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो डेरिवेटिव यहाँ पर जो आएगा हमारा, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग है। हमारा आंसर आएगा 5 टू इन्फिनिटी, या आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5। A steel plant is capable of producing X tons per day of the low grade steel and Y tons per day of the low grade steel। दोनों लो ग्रेड नहीं, एक तो हाई ग्रेड होना चाहिए, ये हाई ग्रेड होगा। चेक कर लें एक बार। ये हाई ग्रेड स्टील है, और एक्स और वाई के बीच में ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। इफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ द लो ग्रेड स्टील इज हाफ दैट ऑफ हाई ग्रेड स्टील, तो फिक्स कॉस्ट है किसकी, लो ग्रेड स्टील की, वो हाई ग्रेड स्टील की हाफ है। तो अगर हम हाई ग्रेड स्टील की कॉस्ट ले लें, लेट कॉस्ट ऑफ हाई ग्रेड स्टील बी रुपीज के, देन कॉस्ट ऑफ लो ग्रेड स्टील ये हो जाएगी ₹K/2। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लो ग्रेड स्टील दैट शुड बी प्रोड्यूस पर डे फॉर मैक्सिमम रिसिप्ट। मैक्सिमम रिसिप्ट यानी मैक्सिमम जो पैसा मिलना है। मैक्सिमम पैसा मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू, आपको यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कब आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, उसमें आपको इस तरह की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो रेवेन्यू के हो गए, प्रॉफिट के हो गए, कॉस्ट के हो गए, कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पर मिनिमम हो रहा है। तो अब रेवेन्यू आपका मैक्सिमम कैसे आएगा, आपने जो एक्स वाला स्टील है, एक्स वाला स्टील कौन सा, लो ग्रेड का, वो आपने सेल किया, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है K/2। तो इतना आपको यहाँ से रेवेन्यू मिल गया, प्लस दूसरा स्टील है वाई, वो आप सेल कर रहे हो, उसकी कॉस्ट है K। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं आपके पास, एक्स और वाई। K तो कांस्टेंट है, एक्स और वाई को चेंज करने के लिए आपको रिलेशनशिप इसने दे रखा, वाई की जगह आप ये पुट कर। ठीक है, K को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस एक्स की इसको रख देंगे x/2, और y की जगह ये आ जाएगा 32 माइनस 5x अपॉन में 10 - x। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, और ये कहाँ पर मैक्सिमम है ये पता लगाना है। ये 1/2 हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, -5 इंटू 10 - x माइनस 32
-5x इंटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे -1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। हो जाएगा -50 प्लस 5x माइनस प्लस 32 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, ये आ गया हाफ, -18 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप पुट करो 0 के बराबर, बाहर जो कांस्टेंट है उसको तो रहने दो, इसको उधर लेके जाएंगे, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस माइनस आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस वाला भी जो पिछले बताया था आपको कि प्रॉफिट के क्वेश्चन हो, कॉस्ट के हो, रेवेन्यू को, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगी 4। अब इस पर बस ये चेक कर लो कि इस वैल्यू पर आपको मैक्सिमम रिसिप्ट मिल रही है नहीं मिल रही, मतलब फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो के तो कांस्टेंट है, 1/2 का यहाँ 0 हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, और ये 18/10 माइनस एक्स का हो जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी हो जाएगा -36 अपॉन में 10 माइनस एक्स की पावर 3, और फिर माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे तो -1 और आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस में आ जाएगा, 36/10 माइनस एक्स का क्यूब, यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 पर पॉइंट होता है हमारा मैक्सिमम का। तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 4, यानी 4 का प्रोडक्शन जब करेगा तो उसको मैक्सिमम रिसिप्ट मिलेगी या मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसका वन शॉट यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप इसके क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और ये पता लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।